वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के यूट्यूब के इस अर्थशास्त्र के क्लास में मैं बताने जा रहा हूं ब्रिक्स की नई परिभाषा, जिसे प्रधानमंत्री भारत देश ने ब्रिक्स सम्मेलन में बतलाया। बनाम ट्रंप की 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी का विश्लेषण। ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स के सदस्यों के द्वारा अमेरिका के अहित के लिए बहुत बातें की जा रही हैं, इसलिए ब्रिक्स के सदस्य देशों पर जो टैरिफ लग रहा है वो तो लगेगा ही, प्लस 10% अतिरिक्त एक्स्ट्रा उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। ये बड़ा ही बचकाना लगता है। यूएसए को अल्फ्रेड मार्शल ने जब विजिट किया, अल्फ्रेड मार्शल जाकर के वहाँ शिकागो में, हार्वर्ड में, हमको लगता है 6 महीना लगभग वो अध्ययन किए थे किताब लिखने के संदर्भ में। और उन्होंने वहाँ से आकर के यूके में, जहाँ वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, वहाँ उन्होंने भाषण में यह बात कहा कि भले ही पूरे विश्व पर राज इंग्लैंड का हो गया था, यूनाइटेड किंगडम का हो गया था। हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का मतलब हो गया कि ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड, ये तीनों को मिलाएंगे तब कहेंगे यूनाइटेड किंगडम। जब केवल बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, तो उस समय उसमें होता है ब्रिटेन प्लस उसका दूसरा हिस्सा, जिसे हम लोग कहते हैं स्कॉटलैंड। ये इतिहास जो लोग पढ़ते हो जानते होंगे कि एलिजाबेथ जब वहाँ की रानी बनी थी तो उनके कोई औलाद नहीं थी, वो अनमैरिड रह गई। और उनके द्वारा आ, बहुत ताकतवर इंग्लैंड को बनाया गया। ब्रिटिश हिस्ट्री में ऐसा हम लोगों ने भी इंटर के क्लास से पढ़ा था। और वो ताकतवर है, लेकिन उसके बाद वो ट्यूडर पीरियड की थी। तो ट्यूडर पीरियड के बाद उनका कोई अगर वारिस नहीं है, तो अब कौन गद्दी पर बैठेगा, रानी कौन बनेगा या राजा कौन बनेगा। तो उस समय एलिजाबेथ के ही परिवार की बेटी वहाँ स्कॉटलैंड में शादी हुई थी। तो डिसाइड हुआ कि ठीक है, अरे इंग्लैंड की ही बेटी वहाँ शादी हुई है और स्कॉटलैंड का जो राजा बना हुआ है, तो ठीक है, स्कॉटलैंड का जो राजकुमार है वही ब्रिटेन का भी शासन करेगा। तब ब्रिटेन और स्कॉटलैंड दोनों मर्ज हो गया है ना, और तब उसका नाम पड़ा ग्रेट ब्रिटेन। बाद में चल के आयरलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा एक इंग्लैंड, यूके ने उसको हथियाया, तब ये तीन आ गया। ग्रेट ब्रिटेन जब बोलते हैं तो होगा ब्रिटेन एंड स्कॉटलैंड, लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। अल्फ्रेड मार्शल स्कॉटलैंड के थे, वो ग्रेट ब्रिटेन के नहीं थे। और मार्शल जो है सो ब्रिटेन के थे। तो मार्शल के बारे में कहा जाता है कि वो, उनके परिवार वाले चाहते थे कि वो बिशप बने और कैथोलिक रिलीजन है उसको बढ़ाने के लिए करें। उनके फादर चाहते थे कि पादरी बने, और इसलिए इनके ऊपर दबाव डालते थे कि सब जितना भी बाइबल है उससे रिलेटेड थिंग्स है उसको पढ़िए। लेकिन ये बहुत उलझन में थे मार्शल की क्या पढ़ें। उस जमाने में जेएस मिल जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनका बड़ा नाम था। तो इनका एक मित्र बोला कि क्यों नहीं आप जेएस मिल से के बात को समझते हैं। तो वो जेएस मिल को जब पढ़े तो उनको लगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, और तब वो इकोनॉमिक्स के प्रति आकर्षित हुए और इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे। उनका पुअर फैमिली बैकग्राउंड बहुत धनवान का नहीं था,
तो इनके फादर चाहते थे कि बिशप बने, आगे चल के धर्म का प्रचार करे, कैथोलिक धर्म का। तो ये स्कॉलरशिप इनको मिला, वही उसी बिशप के थ्रू स्कॉलरशिप मिला। और इनको जो स्कॉलरशिप था वो इसलिए मिला कि आगे चल के ये पादरी बनेंगे, और उसी के पैसे से ही पढ़ रहे थे। और आप जानते हैं कि पादरी जो है फादर होता है, लेकिन वो शादी नहीं करता है। और जो फीमेल होती है वो मदर होती है, लेकिन वो भी शादी नहीं करती है। ये हम लोग देखे हैं, सुने हैं, पढ़े भी हैं। इसी क्रम में मार्शल ने अध्ययन के दौरान इकोनॉमिक्स के अपनाया। मार्शल के पिता मैथमेटिक्स में रुचि नहीं रखते थे, तो छिप के मैथमेटिक्स रात में पढ़ते थे, या लिखते हैं ये अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में कि जब हम स्कूल से लौटते थे तो रास्ते में हम मैथ बनाते रहते थे। इस सारे बातों पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको आप मार्शल के नाम से देखिएगा। तीन चार बहुत महत्वपूर्ण की बातों को मैंने वीडियो बना के लड़के के सामने लाया, ताकि आप किसी भी इंटरव्यू में अगर जाते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपसे पूछेगा कि आपका कौन सा बुक जो है ज्यादा प्रेफर्ड है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल बोले, कि उन्होंने ही पहले गरीबी के बारे में बोला। मार्शल की किताब जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1895 में 1890 1890 1890 में लिखा गया, उस किताब के पहले चैप्टर के पहले पन्ने पर पहले पन्ने पर जो दूसरा पैराग्राफ है, उसमें गरीबी की चर्चा की गई है। उनका कहना था कि गरीबी को दूर करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है, और इसलिए माल्थस इसलिए मार्शल को कहा जाता है कि ये वेलफेयर इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने उस गरीबी को जानने के लिए बहुत सारे ऐसे जगह है जहां लोग गरीब रहते थे, वहां जा करके उनके जीवन के बारे में समझा, बुझा और लिखा। और आप जानते हैं कि यंग लाइफ में प्यार होना स्वाभाविक होता है। तो अल्फ्रेड मार्शल एक स्टूडेंट जिसको पढ़ाते थे, वो पढ़ करके विद्वान बनी और लेक्चरर भी बन गई। उससे उन्होंने शादी कर दी। जैसे शादी किया तो अकॉर्डिंग टू रूल इनका सब स्कॉलरशिप या जो भी बिशप के आधार पर आपको वहाँ लेक्चरर बनाया गया, सब विड्रॉ हो गया। अंत में इन्होंने कैम्ब्रिज को छोड़ दिया। और छोड़ करके देखिएगा, इस वीडियो हम दिए हुए मार्शल को, उसमें देखिएगा। फिर एक दूसरे जगह जा करके इंग्लैंड में ही वहीं फिर से नौकरी पकड़े, प्रिंसिपल बन गए। और इनकी वाइफ भी किताब उताब लिख रही थी। और किताब लिखने के बाद वाइफ है, ये है, हस्बैंड है अल्फ्रेड मार्शल, तो कहा कि आप भी इसमें नाम लिखिए और दोनों के नाम से इसको निकालेंगे। वो बोले कि हम तो लिख रहे हैं ना प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी कुछ बाकी है, उसको कर रहे हैं, लेकिन पत्नी के आगे तो कुछ चलता नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, चाहे हम लोग को ये बात कोई नहीं बताया कॉलेज में जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पढ़ते थे, कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में निकला, उसके एक साल पहले मार्शल प्लस उनकी पत्नी के नाम से एक इकोनॉमिक्स का किताब निकला। इसकी चर्चा हम उसमें किए हुए हैं। और वो किताब लिखने के बाद किताब में बहुत ज्यादा थॉट नहीं था, लेकिन उनकी वाइफ का जो अपना अनुभव था वो सब उसमें दी, और वो काफी इकोनॉमिक्स को पसंद करती थी। अब मार्शल से शादी भी हो गई, तो वो किताब छपी, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं। ठीक उसके नेक्स्ट ईयर 1890 में मार्शल का प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स निकला, जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। हर यूनिवर्सिटी में ये किताब था। हम पटना यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन किए तो यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत सारे पटना कॉलेज से आईएएस compete करते थे। 7वां पोजीशन पटना कॉलेज से, पहला और दूसरा पोजीशन विमेंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से।
बीएन कॉलेज से 8वां पोजीशन, ऐसा उठता था कि देख के मन में एक भाव उठता था कि भले बिहार हमको कहता है गरीब है, लेकिन जो यहाँ के स्टूडेंट्स है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कुछ होता है जैसे पटना कॉलेज के भीतर आप घुसिएगा तो एक जो पढ़ने का इन्वायरमेंट है, ठीक उसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे स्टूडेंट्स भी जाके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े, पढ़ने का इन्वायरमेंट एक जगह का ये सब है। तो मार्शल ने जब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होके फिर वापस, मार्शल को कैम्ब्रिज में वैकेंसी निकली और प्रोफेसर बन के कैम्ब्रिज आ गए। कैम्ब्रिज में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को कहा कि इस किताब को मैं फिर रीराइट कर रहा हूँ और इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छापे। तो जो उनका किताब जो था जो कोई आदमी नहीं जानता है कि 1890 से पहले, 1890 से पहले 89, 1889 में उनकी किताब निकली थी पत्नी के साथ। वो किताब दोबारा फिर विशिष्ट रूप से इन्होंने उस पर ध्यान दिया और बहुत सारा कंसेप्चुअल पार्ट्स में डाला, और एक तरह से सिलेबस के आधार पर वो मोटी सी किताब वो छपी और फिर से वो बाजार में आया। तो मार्शल का कहना था, जब वो गए इंग्लैंड से अमेरिका पढ़ने के लिए, 6 महीना वहां रह करके पढ़े, तो वहाँ की लाइब्रेरी की क्वालिटी देखे, चाहे हार्वर्ड का हो चाहे ये दूसरे जगहों पर। अ, तो उनका कहना था कि इन फ्यूचर यूएसए विल बी लीडर ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए विल बी नॉट ओनली डेवलप्ड कंट्री, रादर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। और ये बात ये क्लास से पढ़ा है, ये बात अखबार में निकला, इस पर बहुत इनको झाड़ सुनना पड़ा कि बताइए आप गए वहां अपना पढ़ाई के लिए तो उसको लीडर कह रहे। बतलाए कि डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिटी, ये सारा चीज जो वहाँ उन्होंने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पॉलिसी उस समय थी, वो सब देख करके इनका विश्लेषण था कि भले ही इंग्लैंड और यूके जो है पूरे विश्व में राज किया हुआ था और सबको गुलाम बनाया हुआ था, सबको प्रोटेक्टोरेट बनाया हुआ था या अंडर यूके रखे हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन, अब यूएसए विल लीड द वर्ल्ड, यूएसए विल बी ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये अल्फ्रेड मार्शल का लिखा हुआ है। आज वही यूएसए है जिसका ट्रम्प एक छोटे बच्चे की तरह कह रहा है कि तुम हमको हमारे इकोनॉमी पर चोट कर रहे हो ब्रिक्स में, तो तुम्हारे सारे ब्रिक्स के सदस्य उनको 10% टैरिफ लगाएंगे। ये विकसित देश को बोलने की क्या जरूरत है, तुम जितना टैरिफ लगाना है लगाओ, प्रतिफल है कि जो टैरिफ लगाओगे वो देगा तो तुम्हारे यहाँ एक्सपोर्ट करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन ये धमकी देने का, ये इस यूएसए के स्टेटस और गरिमा के आधार पर सही नहीं माना जा सकता है। तो ब्रिक्स की नई परिभाषा मोदी जी ने वहां भाषण में क्या दिया वो मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद मैं ट्रम्प की जो 10% अतिरिक्त टैरिफ धमकी है इसका विश्लेषण करूंगा। कि नरेंद्र मोदी ब्रिक्स
ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की भारत की अध्यक्षता को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स ब्रिक्स समूह को नए नए स्वरूप में नए स्वरूप में परिभाषित करेगा। अब ब्रिक्स का का अर्थ होगा बिल्डिंग रेजिलेंस, रेजिलेंस एंड इनोवेशन, इनोवेशन फॉर कोऑपरेटिव
cooperative and sustainability and sustain sustainability यानी यानी मजबूती नवाचार सहयोग और टिकाऊ विकास कहा कि समूह के देशों को समूह के देशों को देशों को को महत्व महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी की आपूर्ति की आपूर्ति श्रृंखला। श्रृंखला श्रृंखलाओं, आपूर्ति श्रृंखलाओं, सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बनाने के लिए बनाने के लिए मिलकर मिलकर काम करना चाहिए। चाहिए। बहुपक्षवाद बहुपक्षवाद वित्तीय वित्तीय मामलों और कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आयोजित 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 सत्र में अपने संबोधन में मोदी जी ने पारदर्शिता पारदर्शिता बनाए रखने बनाए बनाए
पारदर्शिता बनाए रखने का भी आह्वान किया। का भी आह्वान आ- आह्वान किया। उन्होंने ग्लोबल साउथ उन्होंने ग्लोबल साउथ की मदद के लिए, साउथ की मदद के लिए ब्रिक्स द्वारा द्वारा किए जा रहे प्रयासों प्रयासों की चर्चा की। बी वाई बी वाई पहल शुरू। ब्रिक्स चेंबर ऑफ ऑफ कॉमर्स
and industry and industry and industry की महिला 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 सशक्तिकरण इकाई इकाई ने प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी खासकर एआई के क्षेत्र में एआई के क्षेत्र में महिलाओं की नेतृत्वकारी नेतृत्व नेतृत्व नेतृत्वकारी भूमिका के लिए भूमिका के लिए बी बी वाइज नाम से एक पहल शुरू शुरू की है। महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए बी वाइज नाम से एक पहल शुरू की है।
ब्रिक्स देशों के नेताओं, देशों के 'नेताओं' ने वर्ष 2028 में जलवायु परिवर्तन परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कन, कन्वेंशन UNFCCC के 33वें सम्मेलन सी COP COP 33 की मेजबानी के लिए की मेजबानी के लिए भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया। भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में इस संबंध में इस संबंध में
एक संयुक्त एक संयुक्त घोषणा पक्ष, संयुक्त घोषणा पत्र, घोषणा पत्र भी जारी हुआ। इसमें इसमें सभी देशों ने सभी देशों ने पेरिस पेरिस समझौते के उद्देश्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट एकजुट रहने की प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता भी व्यक्त व्यक्त की।
तुमने देखा कि ब्रिक्स ने किस तरह से, ब्रिक्स में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ब्रिक्स को अब हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो बिल्डिंग रेजिलेंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबिलिटी, और उसको हिंदी में कहेंगे मजबूती, नवाचार, सहयोग और टिकाऊ विकास के नाम से ब्रिक्स को परिभाषित किया गया। और उन्होंने कहा कि समूह के देशों को महत्वपूर्ण खनिज खनिजों खनिज पर ही चल रहा है, अर्थ मैग्नेट, खनिजों और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। बहुपक्षवाद बहुपक्षवाद, वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आयोजित सत्र में अपने संबोधन में मोदी जी ने पारदर्शिता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने ग्लोबल साउथ की मदद से ब्रिक्स द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। बी वाइज पहल शुरू, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला सशक्तिकरण इकाई ने प्रौद्योगिकी, खासकर एआई के क्षेत्र में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए वी वाइज, ये टर्म है वी वाइज नाम से एक पहल शुरू की है। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने 2028 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 33वें सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में इस संबंध में एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी हुआ। इसमें सभी देशों ने पेरिस समझौते के उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट रहने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। अब आइए ट्रम्प महोदय, यूएसए। मार्शल ने कहा था अपने पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में प्रकाशित हुई, उन्होंने 6 महीना अमेरिकन लाइब्रेरी में अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि आने वाले समय में यूएसए ही विश्व का सबसे बड़ा देश होगा। सुप्रीमेसी ऑफ द यूएसए विल ओवर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसके पहले पूरे वर्ल्ड का सुप्रीमेसी किसका था? यूके का था। हम सभी जानते हैं यूके का मतलब क्या होता है, ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड का कुछ हिस्सा, यूनाइटेड किंगडम इसको कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या होता है? इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। और सबसे पहले ट्यूडर पीरियड में केवल इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन जो था वही ट्यूडर पीरियड के पीरियड में था। तो अब जो है ट्रम्प ने जैसे ये रिपोर्ट पढ़ा तो ट्रम्प ने ब्रिक्स समूह को अमेरिका विरोधी कहा। क्या कहा? अमेरिका विरोधी। ब्रिक्स सम्मेलन के चाल पाल को देखकर ट्रम्प महोदय ने क्या कहा कि ब्रिक्स समूह को अमेरिका विरोधी कहा। ट्रम्प ने कहा और तथा ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त शुल्क टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वहीं ब्रिक्स देशों पर भी वहीं ब्रिक्स देशों पर भी 10% अतिरिक्त टैक्स लगाए जाने की लगाए जाने की चीन ने निंदा की है। चीन ने
चीन ने निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय, चीन के चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि टैरिफ से किसी को लाभ नहीं होता है, से किसी को किसी को लाभ नहीं किसी को लाभ नहीं होता है। यह बस बस दूसरे देशों पर दबाव बनाने की दबाव बनाने की कोशिश कोशिश है। मोदी जी ने कहा, पृथ्वी का स्वास्थ्य और लोगों का स्वास्थ्य एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के लिए भारत के लिए जलवायु भारत के लिए जलवायु
न्याय, न्याय विकल्प, न्याय विकल्प नहीं है। यह एक नैतिक कर्तव्य है। यह एक नैतिक इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि ब्रिक्स ने पूरे विश्व को क्या कहा, भारत ने क्या कहा। भारत ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन में एकजुटता ही सबसे बड़ा संदेश है जो ब्रिक्स स्थापित करना चाहता है। और ब्रिक्स में बहुत तरह विकास का कार्य कैसे हो, ब्रिक्स सदस्यों से आपस में मिलकर कैसे काम करें, महिलाओं का उत्थान कैसे हो, इन सब बातों पर, और स्वास्थ्य, पृथ्वी का स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य, इन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के लिए जलवायु न्याय विकास विकल्प नहीं, यह एक नैतिक कर्तव्य है। दूसरी ओर ट्रंप, जो विश्व के सबसे विकसित देश के मुख्य शिखर पर हैं और दूसरी बार हैं, ट्रंप ने ब्रिक्स ब्रिक्स समूह को अमेरिका विरोधी कहा तथा ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त शुल्क, टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वहीं ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की चीन ने निंदा की है। ये विश्व का दूसरा देश है। पहला देश 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी देता है, और जो विश्व का दूसरा देश है वो कहता है कि ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की चीन ने निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि टैरिफ से किसी को लाभ नहीं होता है। एडम स्मिथ भी नो टैरिफ की घोषणा की थी, और फ्री ट्रेड का जो कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में आया, एडम एडम स्मिथ ने अपने पुस्तक इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में स्पष्ट लिखा है कि अगर विश्व का देश विकसित होना चाहता है तो फ्री ट्रेड को अपनाए। और भारत भी पंडित नेहरू के जमाने में फ्री ट्रेड का आलोचक था, प्रोटेक्शन पॉलिसी को अपनाए हुआ था, और इसका नतीजा हुआ कि 60 वर्षों में विश्व का छोटे छोटे देश कितने विकसित हो गए, और भारत में विकास का दर जो है कम रहा, और गरीबी के विभिन्न तरह के उपाय करने के बावजूद भी गरीबी की संख्या बढ़ती गई। इसलिए भारत भी कहता है कि पृथ्वी का स्वास्थ्य और लोगों का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के लिए जलवायु न्याय विकल्प नहीं है, यह एक नैतिक कर्तव्य है। ट्रंप के ब्रिक्स समूह पर अमेरिका विरोधी कहा, ब्रिक्स समूह को अमेरिका विरोधी कहा तथा ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वहीं दूसरी ओर चीन कम्युनिस्ट कंट्री है। चीन ने कहा कि ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की चीन ने निंदा की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि टैरिफ से किसी को लाभ नहीं होता है,
यह बस एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश है। Thank you for watching this video. I am Dr. P.C. Verma, economist. I have been teaching economics from 1973 to 2025. मेरा उद्देश्य है कि जिस स्टूडेंट का इकोनॉमी मजबूत होगा, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो या वर्ल्ड इकोनॉमी, तो धीरे धीरे उसका जो सोच है, उसका जो एक्सप्रेशन होगा, वो जो तथ्य प्रस्तुत करेगा, वो सब में काफी मजबूती आएगी और वो कमीशन के इंटरव्यू में हाईएस्ट नंबर प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। तो इकोनॉमी का कंसेप्चुअलाइजेशन के उद्देश्य से मैं हर रोज एक न एक टॉपिक इकोनॉमी का जरूर पढ़ाता हूं, जो कि इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, अमेरिकन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, यूके इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, और पूरे विश्लेषण से आपके भीतर एक तरह की शक्ति को भरने का काम करता है। और अंत में जो कहते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम एक दो दोस्त को इसको शेयर कीजिए और उसी से डिस्कशन कीजिए इस इशू पर। वो फॉर में अगेंस्ट में जो बोलता है सुनिए, उसका जवाब दीजिए, ये ज्यादा लाभकारी होगा। और जितना भी यूपीएससी, आईएएस, एलाइड या ऑल इंडिया इकोनॉमिक सर्विसेज से आरबीआई ऑफिसर एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ जितना भी सवाल है, सबका उत्तर डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनको अगर आप अपना बनाते हैं, उसमें अपना प्लस माइनस करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, एक बार में आप अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट के रूप से कन्वर्ट हो जाइएगा एम्प्लॉयड पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। यू आर एसेट ऑफ आवर कंट्री। और इसी उद्देश्य से मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।